मेरा नाम पंकज यादव है। मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शहर अंबिकापुर से बिलॉन्ग करता हूँ। अभी करेंटली मैं रायपुर में रहता हूँ, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रही है और है अभी। मैं इस बार 6th अटेम्प्ट के साथ सीजीपीएससी 2024 में एज़ अ डीएसपी सेलेक्ट हुआ हूँ 14th रैंक के साथ। ये जो मेरी जर्नी थी थोड़ी-सी लंबी रही। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट किया है 2017 में। इसके बाद मैंने अपना मास्टर्स एमएससी मैथ से पीजी कॉलेज अंबिकापुर से ही किया है। उसके बाद मैं 2019 में बिलासपुर में आता हूँ। शुरुआत करता हूँ एक जर्नी की जिसमें सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की दौड़ होती है। जैसे छत्तीसगढ़ में जो बिलासपुर शहर है, ये अपने छत्तीसगढ़ का बोल सकते हैं मुखर्जी नगर कहलाता है। जैसे यूपीएससी की होड़ के लिए सब मुखर्जी नगर जाते हैं, सीजीपीएससी की होड़ के लिए सब बिलासपुर आते हैं। तो इस दौरान जो सक्सेस है, थोड़ा समय लगा। 2019 में मैंने प्रीलिम्स दिया, लगभग 2 मार्क्स से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। उसके बाद कोविड लग गया तो मैं घर चला गया। तो घर में जाने के बाद सबकी पढ़ाई, जैसे बहुत सारे लोगों की छूटी, मेरी भी छूट गई। तो 2020 का जो पीएससी था, मेरा प्रीलिम्स वापस से नहीं निकला। तो मुझे थोड़ा-सा दुःख हुआ कि कहाँ पे मेरी कमी रह रही है और मुझे क्या और नए तरीके से सुधार करना है। तो वापस से फिर मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ। सेल्फ स्टडी के बाद फिर मैं 2021 पीएससी में प्रीलिम्स सेलेक्ट होता हूँ, मेंस सेलेक्ट होता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन कोई पोस्ट नहीं मिलता है। उस साल मेरा 170 पद थे टोटल, लेकिन मेरा 116 रैंक आया, तो मेरे को कोई पद नहीं मिला। फिर वापस से मैं 22 पीएससी देता हूँ, वहाँ भी प्रीलिम्स हो जाता है मेरा, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, लेकिन फिर से पद नहीं मिलता है। ये जो जर्नी थी उस दौरान मैं घर में ही था, मतलब अपने घर से ही तैयारी कर रहा था। फिर उसके बाद वापस से मैं कुछ समय के लिए बिलासपुर आता हूँ और उसके बाद मैं शुरुआत करता हूँ फिर से। 2023 प्रीलिम्स देता हूँ, मेंस देता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ। इस बार मेरा 90 रैंक लगता है और मुझे एज़ अ स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर रायपुर में पोस्टिंग मिलती है, जिसको जनरली हम लोग जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में जानते हैं। तो पिछले साल मैं जीएसटी इंस्पेक्टर के बतौर काम भी कर रहा था, साथ ही साथ 2024 पीएससी की तैयारी भी कर रहा था। तो 2024 पीएससी में मेरा 14th रैंक लगा है और मैं एज़ अ डीएसपी स्टेट गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो ये जर्नी थोड़ी-सी लंबी थी, बोल सकते हैं बहुत ठीक-ठाक समय लगा। लेकिन अभी जहाँ मैं अपने आप को देखता हूँ, बहुत बेहतरीन जगह पे देखता हूँ। इसमें बहुत लोगों का हक रहा है मेरे इस सक्सेस में। जैसे सबसे पहले मेरे मम्मी-पापा जो मेरे को इतना सपोर्ट किए, मेरे टीचर्स, चाहे वो स्कूल के हों, चाहे वो कॉलेज के हों। मैं बीच में कोचिंग भी किया था, वहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं। तो ये सब लोगों का, मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो इस क्रेडिट में उन सब का तो है ही साथ में। अ, मैं 3 चरणों में इस एग्ज़ाम को, जैसे सभी कोई देते हैं वैसे ही 3 चरणों में लेके चलना चाहूँगा। फिर हम आपके क्वेश्चंस भी देखेंगे, छोटा-सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके चलते हैं। तो जैसे ये जो प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स 2-3 हिस्सों में रहा है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो थोड़ा-सा अलग है, यूनिक सा है। अगर बोले तो सिलेबस थोड़ा-सा बड़ा है, चूँकि हम लोग इंडिया जीएस भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ सीजीजीएस भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा दोगुना मेहनत करना पड़ता है हम लोग को प्रीलिम्स में। तो छत्तीसगढ़ जीएस के लिए आप पर्टिकुलर किसी भी लोकल पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो, चाहे वो हरिराम पटेल हो या फिर आप रामकुमार बिहार हो या फिर एलन वर्मा हो या फिर और कोई लोकल पब्लिकेशन आप ले सकते हो। जो प्रीलिम्स में जो पहला पेपर होता है जीएस 1 जिसको बोलते हैं, उसमें 50% वेटेज होता है छत्तीसगढ़ का, 50% वेटेज होता है इंडियन जीएस का। तो इंडियन जीएस में जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर होता है। सारे हिस्से उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। और अगर हम लोग सीसेट की बात करें तो ये इंडिया के या यूपीएससी के सीसेट से थोड़ा-सा अलग होता है। कैसे अलग होता है कि हम लोग इंडिया के सीसेट में या यूपीएससी के सीसेट में मैथ रीजनिंग देखते हैं और जो पैसेज राइटिंग देखते हैं या फिर अनसीन पैसेज टाइप से क्वेश्चंस देखते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग मैथ रीजनिंग तो देखते ही हैं, साथ ही साथ हम लोग लैंग्वेज देखते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज से यहाँ पूछा जाता है, हिंदी लैंग्वेज से पूछा जाता है, तो उन पे काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और जो सेकंड पेपर है वो क्वालीफाइंग है हालाँकि, लेकिन फिर भी किसी साल थोड़ा-सा टफ पूछता है, थोड़ा-सा ईज़ी किसी साल पूछता है। तो जीएस 1 के साथ-साथ जीएस 2 को भी बराबरी लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जैसे अगर मैं अब मेंस की बात करूँ, ये बेसिक-बेसिक, इसके बाद आपके क्वेश्चंस पे जाएँगे।
मेंस की अगर मैं बात करूँ, जैसे लैंग्वेज है, एसे है, पेपर 3 है, पेपर 4 है, तो हम लोग का जो छत्तीसगढ़ का सिलेबस है वो डिज़ाइन्ड सिलेबस है। जैसे हम लोग लैंग्वेज में केवल हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश के साथ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। एसे में हम 4 एसे लिखते हैं, जिसमें 2 छत्तीसगढ़ के एसे होते हैं, जिस और 2 इंडिया लेवल के एसे होते हैं, तो उन दोनों को मैनेज करना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है। फिर जीएस 1 में हम लोग हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं, और पॉलिटी तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। साइंस में हम साइंस वाले पेपर में साइंस देखते हैं, मैथ्स देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं। तो ये जो डिज़ाइन्ड सिलेबस है, थोड़ा सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उस पे थोड़ा-सा काम करने का ज़रूरत है। एक रूटीन सेट करिए, एक दिन में 3 से 4 से 5 सब्जेक्ट भी आप लेके चल सकते हैं स्टार्टिंग में, फिर धीरे-धीरे आप सब्जेक्ट बढ़ाएँगे, तब जाके चीज़ें कवर हो जाएँगी। जो मोटिवेशन है, 6 अटेम्प्ट लगा, तो वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आस-पास के सराउंडिंग से मैटर करता है। सभी को गुड इवनिंग, बहुत सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं फ़िलहाल में। तो जिसमें एक क्वेश्चन है, व्हिच मेथड यू यूटिलाइज़ कवर सिलेबस सब वोकलाइज़ेशन योर स्कैनिंग। ये जैसे अगर सिलेबस कवर करने की बात रही, तो अगर आप डेली रूटीन फ़ॉलो करोगे, जैसे मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठता था, तो 8 बजे से लेकर के मेरा जो पहला एक सीटिंग रहता था, लगभग 9:30, फिर उसके बाद 10:30, फिर 11:30, मतलब 1-1 घंटे के डिफ़रेंस में मैं बीच-बीच में उठता रहता था। उसके अलावा उस 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक, फिर 5 मिनट का ब्रेक, ऐसा करके चलता था। तो मैं अपने पूरे दिन में सुबह के हाफ़ में इंडियन जीएस को कवर करने का कोशिश करता था, और सेकंड हाफ़ में सीजीजीएस को कवर करता था। और जो साइड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अपने छत्तीसगढ़ में जो साइंस का पेपर है या ईवीएस का पेपर है, प्रीलिम्स में उतना मैटर नहीं करता है, जितना मेंस में उसका वेटेज है। तो थोड़ा-सा ऐसे साइड सब्जेक्ट्स को मैं समय देता था सेकंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में कोशिश करना चाहिए ज़्यादा बेहतर हो कि हम इंडियन जीएस को पोर्शन, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो। जैसे कुछ लोग रात में पढ़ते हैं, तो आप रात में पढ़ सकते हो, कुछ लोग दिन में पढ़ते हैं, वो आपका चॉइस है। मेरे को दिन में पढ़ना पसंद था, तो मैं दिन में पढ़ता था। सीजीपीएससी आप जैसे सबसे पहले तैयारी करते हो, एक जब छोटे परिवार से मैं आता हूँ, तो एक सबका सपना होता है कि किसी के पास कुछ ना कुछ नौकरी होनी चाहिए। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, व्हाई सीजीपीएससी? तो आप जिस स्टेट में रहते हो, उस स्टेट पीसीएस की अगर तैयारी करते हो, तो थोड़ा पॉसिबिलिटी रहता है कि ज़्यादा जल्दी आपको चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो इसीलिए मैं सबसे पहले बोलूँगा कि सीजीपीएससी या आप जिस भी स्टेट में रहते हो, उस स्टेट के बारे में आपको थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए मैं सीजीपीएससी की तैयारी स्टार्ट किया था कि कोई एक जॉब मिल जाए, तो वो जॉब के लिए सीजीपीएससी था। फिर बाद में धीरे-धीरे रुझान बढ़ता चला गया, सब्जेक्ट में थोड़ा-सा इंटरेस्ट आने लगा, तैयारी करने में थोड़ा-सा मज़ा आने लगा, इसके कारण मैं सीजीपीएससी किया था। फिर अगर बात करें मैं सीजीपीएससी के बाद टॉपर्स कॉपी कैसे एनालाइज़ करना चाहिए, ये चीज़ अगर मैं बोलूँ, तो टॉपर्स कॉपी कुछ अलग नहीं होता है। वो भी उतना ही नॉलेज रखते हैं, जितना कि बाकी लोग नॉलेज रखते हैं। अ, उतना ही नॉलेज रखते हैं, लेकिन थोड़ा-सा अंतर होता है लेखन में। जैसे कुछ लोग अपने सीजीपीएससी में क्या होता है कि पॉइंट वाइज़ बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो आपको पॉइंट वाइज़ लिखना चाहिए। आपको पॉइंट वाइज़ के साथ-साथ आपको पैरा में भी लिखना चाहिए। जैसे हर एक क्वेश्चन का अपना-अपना पैटर्न होता है। हमारे यहाँ पैटर्न ऐसा है कि हमको एक पूरे पेपर में लगभग 46 क्वेश्चन लिखने होते हैं। उस 46 क्वेश्चन में अलग-अलग हिस्से होते हैं। जैसे 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और 15 नंबर के भी क्वेश्चन होते हैं। तो जो 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोग उसको पॉइंट वाइज़ लिखते हैं। तो पॉइंट वाइज़ से ये फ़ायदा होता है कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हो, आपको क्लियर पता चल जाएगा, या सामने वाला क्लियरली समझ जाएगा कि ये पॉइंट है, आप उसको अंडरलाइन कर लो। 10 नंबर, 8 नंबर और 15 नंबर के क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखना चाहिए। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन कम-कम 1-1, 2-2 लाइन का होना चाहिए। बॉडी को थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चूँकि सीजीपीएससी में स्पेस कम होता है, जैसे जो भी हमारा पेपर होता है, फिक्स्ड स्पेस देता है, तो आप गलती नहीं कर सकते। तो वहाँ पे कम से कम गलतियाँ करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर जो कॉपियाँ होती हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, मतलब जो भी आप चीज़ें लिख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होनी चाहिए, मतलब आप अननेसेसरी कुछ भी मत लिखो। कोशिश रखना चाहिए थोड़ा-सा ज़रूरी ज़रूरी फैक्ट्स को ज़्यादा
रखा जाए। अगर जहाँ पे मैप की ज़रूरत है, आप मैप बना सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, वो भी बेनिफिट करता है। जैसे एसे के पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन था, इज़ आइसोलेशन इज़ नीडेड या नेसेसरी? तो मैं थोड़ा पार्टी पर्सन हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ा-सा घूमना-फिरना मेरे को पसंद है, तो मैं सप्ताह के 5 से 6 दिन पढ़ता था। संडे को एक हाफ़ कोशिश करता था ब्रेक लूँ, दोस्तों के साथ मिलूँ। मैं बीच-बीच में दोस्तों से मिलता भी था, दोस्तों के साथ खाना-पीना, घूमना, ये मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है आइसोलेशन। आप आइसोलेट रह सकते हो डेफ़िनेटली, किसी-किसी का फोर्टे नहीं होता है साथ में घूमना-फिरना, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि सप्ताह के अगर 5 दिन, 6 दिन आप प्रॉपर अगर स्टडी करते हो, तो आप 1 दिन बिल्कुल भी ब्रेक ले सकते हो। आप अगर बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो, तो बोर होने के दौरान अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। हर किसी का एक ऐसा दोस्त होता है या ऐसे फैमिली मेंबर होते हैं, जैसे किसी को मम्मी से बात करना पसंद होता है, किसी को अपने दोस्तों से बात करना पसंद होता है। आप उन चीज़ों पे उनके साथ जुड़ के काम कर सकते हो। मतलब रिलैक्स होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन है मेरे को जो दिखाई दे रहा है कि मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे लिखने चाहिए? तो मल्टी डायमेंशनल मतलब जैसे आप हिस्ट्री के ही टॉपिक को ले लो। अगर पूछा कि मराठा काल की कुछ विशेषताएँ लिखिए, तो आप उसका विशेषताओं को अलग-अलग हिस्से में डिवाइड कर लो। आप उसके ऐतिहासिक महत्व, अगर जैसे कुछ ऐतिहासिक महत्व उनको देख सकते हो। आप उनका कल्चरल कैसा इम्पोर्टेंस रहा है, उनका धार्मिक रिलिजनल कैसा रहा है, तो ऐसे करके डिवाइड करके लिख सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसा डायमेंशन नहीं भी खोलोगे तो यहाँ सीजीपीएससी के एग्ज़ाम में उतना दिक्कत नहीं होगा। प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स में एक बहुत मेजर चीज़ होता है क्या, कि जैसे आपके कठिन क्वेश्चन सही हो ना हो, अगर दूसरे के सरल क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपके भी सही वो क्वेश्चन होने चाहिए। मतलब ईज़ी क्वेश्चंस में आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर दूसरा पर्सन लीड ले लेगा। आप मल्टीपल रिवीज़न करिए। जैसे हर एक सब्जेक्ट का उतना ही महत्व होता है। आप किसी एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कोशिश करिए कि आपका हिस्ट्री भी अच्छा हो, आपका ज्योग्राफ़ी भी अच्छा हो, पॉलिटी भी अच्छा हो, इकोनॉमिक्स भी अच्छा हो। ये तो 4 कोर सब्जेक्ट हो गए। आप छत्तीसगढ़ को साथ-साथ पैरेलली लेके चलिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ का 50% वेटेज है। छत्तीसगढ़ को भी आप पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफ़ी, छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर। ये 3 हिस्सा में उसको आप डिवाइड कर लिए। एक हाफ़ 2 से ढाई घंटा आप छत्तीसगढ़ को दे दिए, फिर फर्स्ट हाफ़ में प्रॉपर आप इंडियन जीएस को दे रहे हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं कि कुछ-कुछ साइड सब्जेक्ट्स को हम लोग नहीं पढ़ते। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, अ, हम लोग आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ते हैं, हम लोग ईवीएस को नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा-सा साइंस वाले पोर्शन को छोड़ देते हैं। तो उनको भी थोड़ा-सा टाइम देना चाहिए, समय जितना मिले आपको। और सारे हिस्से उतने ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। हालाँकि साइड सब्जेक्ट को थोड़ा-सा कम समय दे सकते हैं, जब आपके मेजर सब्जेक्ट कवर हो जाएँ, तो उसके बाद आप साइड सब्जेक्ट को दीजिए। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन है कि क्या मल्टीपल सब्जेक्ट्स लिए जा सकते हैं? प्रीलिम्स में आपके पास बहुत पर्याप्त समय होता है, लगभग 3 से 4-5 महीने, क्योंकि आप शुरू से तैयारी कर रहे हो। जैसे अगर प्रीलिम्स फरवरी में है, तो आप प्रीलिम्स का तैयारी लगभग सितंबर, अक्टूबर से करते हो, तो 5-6 महीना समय मिलता है। लेकिन मेंस के टाइम अगर बात करें, जैसे मेन प्रीलिम्स का पेपर फरवरी में हुआ, मेंस का पेपर कभी-कभी मई में होता है, कभी-कभी जून में होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको 3 से 4 महीने ही मिलेंगे, 3 ही महीने मिलेंगे, और आपको 20 से 22 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्योंकि सीजीपीएससी का सिलेबस डिज़ाइन्ड है। तो डिज़ाइन्ड है मतलब एक सब्जेक्ट में 3-3 सब्जेक्ट है। जैसे आपका साइंस बोल दिया, तो साइंस में फिज़िक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। तो इसीलिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स लेना ज़रूरी है। शुरू में आप कम सब्जेक्ट लो, 1, 2, 3, 4 लो, 2-2 घंटे, डेढ़-डेढ़ घंटे के ड्यूरेशन में, क्योंकि एक आम आदमी अगर फ्री है, कुछ नहीं कर रहा है पढ़ने के अलावा, तो आराम से वो 8 घंटे कंप्लीट पढ़ सकता है। 8 से 9 घंटे पढ़ सकता है, उसमें 7 घंटे, 6 घंटे आपके क्या होंगे, इफ़ेक्टिव निकलेंगे। तो उस इफ़ेक्टिव टाइम में आपको लाइन से शुरू में 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट पढ़ो, 3 सब्जेक्ट पढ़ो, फिर जैसे ही एक बार हो जाए तो रिवीजन मोड पे उसको डाल दो, और उसके टाइम ड्यूरेशन को कम कर सकते हो। मतलब अगर शुरू में आप उसको 2 घंटे पढ़ते थे, तो 1 घंटे कर दो, फिर 1 घंटे के बाद फिर आप उसको और थोड़ा-सा श्रिंक कर सकते हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंस रखता है। तो ऐसे बिल्कुल आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हो। एक क्वेश्चन है कि क्या 1 साल में तैयारी करके निकाल सकते हैं? थोड़ा-सा यहाँ पे लक फैक्टर भी काम करता है। निकाला क्यों नहीं जा सकता? अगर आपका वो कहने के लिए 1 साल रहता है, लेकिन मेहनत उसके पीछे 2-3 साल, 4 साल की होती है। तो आप बिल्कुल 1 साल का निकाल सकते हो, 1 साल में निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा-सा वो ट्रिकी भी है। अगर ऐसा ही रहता तो मैं
मेरे को 5-6 अटेम्प्ट नहीं लगता। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि कोई बहुत अच्छा मेहनत करे तो 1 साल में नहीं निकालेगा, निकाल सकता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा लक फैक्टर बिल्कुल काम करता है, थोड़ा-सा मेहनत आपका काम करता है। तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। उसी लेवल का मेहनत होना चाहिए, उसी लेवल का प्रिपरेशन होना चाहिए। अ मल्टीपल सब्जेक्ट हो गया, आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था? तो जैसे यहाँ जो हम लोग स्टेट पीसीएस होता है, मोस्टली बहुत सारे स्टेट पीसीएस में जो है फैक्चुअल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि मेरा इंटरव्यू लगभग मैंने 4 इंटरव्यू दिया है। चारों बार का जो इंटरव्यू है लगभग अलग-अलग बोर्ड पड़ा है। जैसे 1 साल यहाँ मैम हैं सरिता वीके मैम, उनके बोर्ड में पढ़ा था। दूसरे साल भी उन्हीं के बोर्ड में पढ़ा, तीसरे साल नेताम सर के बोर्ड में पढ़ा, चौथे साल इस साल मेरा प्रवीण वर्मा सर के बोर्ड में पढ़ा था। तो हर साल क्वेश्चन का वैरायटी अलग था। जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से है, मास्टर्स मेरा मैथ्स से है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के बेसिक्स क्वेश्चन बनते हैं, मैथ्स है तो मैथ्स के बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे ट्रायंगल का एरिया क्या है, या फिर प्राइम नंबर क्या है, या फिर जैसे सीधे बोल दी कि आप जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी क्या है, उसकी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इस साल मेरे से पूछा गया था कि जो पिरामिड होता है उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। मैथ्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। फिर आप जिस एरिया से आते हो, जैसे मैं सरगुजा जिले का हूँ, तो सरगुजा जिले से क्वेश्चंस बनते हैं। सरगुजा क्षेत्र की क्या समस्याएं हैं, जैसे उधर हाथी का समस्या बहुत ज़्यादा होता है, देखने को मिलता है। मतलब मानव वन्य जीव संघर्ष देखने को मिलता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कि उनको कैसे सुधार किया जा सकता है। हमारे क्षेत्र में खनन बहुत ज़्यादा होता है, कोयले का खनन होता है, तो कोयले से रिलेटेड उससे क्या क्या नुकसान है। अभी परसा ईस्ट का केतेवासिन एक क्षेत्र है जहाँ पे कोयले का खनन हो रहा था और विरोध भी हो रहा था, तो उससे रिलेटेड करेंज की चीज़ों को पूछा गया। बस्तर रीजन से रिलेटेड नक्सलवाद से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरी हॉबी कुकिंग रही है, इसके अलावा ट्रैवलिंग रही है, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं कि ट्रैवल अभी पर्यटन मंत्री कौन है, पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। मेरी कुकिंग हॉबी रही है, तो मेरे से इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कुकिंग पसंद है, आप छत्तीसगढ़ के ऐसे 3 डिशेज़ को बताइए जो साउथ इंडिया के डिशेज़ से मैच करते हैं। तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। पर्यटन में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप जैसे जा रहे हो किसी भी क्षेत्र में, अगर देखते हो, जैसे आप भोपाल स्टेशन पे खड़े हो, आप देखते हो कि जो लोकल ट्रेनें हैं या फिर जो शताब्दी एक्सप्रेस है, वो उसमें बहुत भीड़ रहती है, लेकिन वही सेम टाइम पे वंदे भारत एकदम खाली जाता है। इसका क्या कारण है? इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है? तो ऐसे फैक्चुअल और मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन है, रिवीजन को कैसे हम लोग स्टैटिक पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक बुक्स। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप कोचिंग करते हो तो जितना कोचिंग में समय देते हो, जितना जल्दी आप कोचिंग कंप्लीट कर लोगे, उतना जल्दी आपको रिवीजन का टाइम मिलेगा। क्योंकि पढ़ाई जो होती है या फिर जो सिलेक्शन होता है वो आपका खुद का बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप कोचिंग में कितना ज़्यादा पढ़ते हो उससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है कि आप कितना खुद से पढ़ रहे हो। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है कि आप मल्टीपल टाइम्स खुद से रिवाइज़ करो। कोचिंग में कम से कम समय दो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद का समय दो, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा शुरू में बैठो, फिर 4 घंटा से आप आराम से खुद शेड्यूल को, अगर जैसे आपको अच्छा लगने लगेगा तो आप खुद ही बढ़ाने लगोगे। एक क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं पीवाईक्यू, वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं? तो बिल्कुल प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंस रखते ही रखते हैं, मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, खास करके साइंस के पेपर में। जैसे हमारा सिलेबस हर 5 साल में लगभग बदलता है। 2018 में बदला था, उसके बाद फिर 2000 उसके पहले 2012 में बदला था, 2018 में बदला था, अभी बीच में हो सकता है 1-2 साल में चेंज हो। तो सिलेबस 2018 में चेंज हुआ है, लेकिन उसके पहले के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस पोर्शन से कितना ज़्यादा चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसको देखने के लिए। इसके अलावा पेपर को जो एनालाइज़ करने का तरीका होता है कि आप 2 साल, 3 साल के पेपर को आप उठा के देखोगे, तो लगभग किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बारे में पता चलता है। एक क्वेश्चन है कि इंटरव्यू बोर्ड और इंटरव्यू पैनल के बारे में। तो जैसे हर एक स्टेट पीसीएस में या हर स्टेट में जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसमें एक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, 4-5 बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में एक अध्यक्ष है और 3 मेंबर हैं। तो वो अध्यक्ष और मेंबर क्या करते हैं, अपने-अपने बोर्ड की अध्यक्षता करते हैं, उसके आधार पे फिर उनका पैनल बनता है। हर पैनल में 4 से 5 मेंबर्स होते हैं और 4 से 5 मेंबर्स उतने ही टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। जो इंटरव्यू में ड्रेस कोड होता है,
ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है या कहीं भी नहीं बोला जाता है कि आप फॉर्मल ड्रेस में ही आओ, लेकिन एक जो डेकोरम होता है उसके हिसाब से आपको प्लेन शर्ट पहनना चाहिए। जैसे व्हाइट हो सकता है, नेवी ब्लू हो सकता है, और या और किसी भी प्लेन कलर का हो सकता है। कुछ लोग चेक शर्ट में भी आते हैं, उसमें भी नंबर मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि जितना फॉर्मल आपका अटायर रहेगा उतना ही ज़्यादा आप उसको इफ़ेक्टिवली कर पाओगे। और जो ड्रेस कोड है नॉर्मल वही है, शर्ट, पैंट और फॉर्मल शूज़। इसके अलावा जैसे जो आपके सॉक्स हैं वो भी थोड़े से चुभने वाले नहीं होने चाहिए, शर्ट का कलर चुभने वाला ना हो, सामने वाले को थोड़ा-सा अपीलिंग लगना चाहिए। फिर अगर बात रही आपके ब्लेज़र की, तो ठंड का सीज़न अभी जनरली हम लोग का जो इंटरव्यू होता है लगभग नवंबर-अक्टूबर के दौरान होता है। तो उस दौरान आप बिल्कुल अगर चाहें तो ब्लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो अपने यहाँ का डैफ होता है, वो डैफ लगभग लास्ट के टाइम पे भरा जाता है। जैसे लास्ट के टाइम कहने का मतलब जब हम लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो 1-2 दिन, 3 दिन पहले या 4 दिन पहले या सप्ताह भर पहले ही क्या होता है, डैफ आ जाता है। उस डैफ में बहुत सारी चीज़ें भरनी होती हैं। जैसे पहले तो ऐसा था कि आपको नाम, मोबाइल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह तो कभी नहीं भरते थे। मतलब नाम अभी इस साल से नाम भरना छोड़ दिए। लेकिन आपका कॉलेज का नाम, आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, आपका सब्जेक्ट क्या रहा है, अगर आप किसी जॉब में हैं तो उस जॉब के बारे में पूरा डिटेल फिल करेंगे। इसके अलावा आपकी जो अभिरुचियाँ हैं, इसके अलावा कुछ और ख़ास आपने किया है, जैसे मैं यूथ पार्लियामेंट में था, उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा और आप कुछ बताना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि जो भी चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं, उसको कोशिश करिए बेस्ट से बेस्ट देने का, मतलब उस पे आपका कमांड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, आप अगर जैसे स्कूल लेवल पे देखते हैं, आप बहुत सारे करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सब चीज़ों से भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अब पर्सनालिटी ऐसी होती है कि एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, आप जैसे हैं वैसे रहिए, तो ज़्यादा बेनिफिट करता है। तो इसीलिए इंटरव्यू का अलग से कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं होता है। आप 1-2 मॉक दे लीजिए किसी भी लोकल कोचिंग सेंटर से। तो ज़्यादा भी मॉक देंगे तो इससे क्या दिक्कत होता है कि हो सकता है बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले, या हो सकता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट मिले। तो थोड़ा कोशिश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मॉक मत दें। अगर आपका इंटरव्यू आज है तो आज से 4, 5, 6 दिन पहले तक मॉक दीजिए। उसके बीच में आप जो है जो भी कमियाँ हैं उसको सुधार सकते हैं। तो इसीलिए उन सब चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं। सेल्फ प्रोफाइल के बाद वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपनी होती है, जैसे अभी मैं फ़िलहाल जीएसटी इंस्पेक्टर के बतौर काम कर रहा हूँ रायपुर में ही। तो थोड़ा-सा वर्क लाइफ़ बैलेंस करना थोड़ा दिक्कत तो होता है। जैसे सुबह मेरा एक पर्टिकुलर रूटीन है कि 10:30 बजे से लेकर के मैं 5:30 बजे तक ऑफ़िस में रहूँगा या फिर फ़ील्ड विज़िट करूँगा, फ़ील्ड में भी काम करूँगा। तो उस दौरान मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो अपने जॉब प्रोफ़ाइल के साथ मैं जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता। तो उन चीज़ों को बैलेंस करने भी आना चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप जो बाकी का टाइम है, अपने रूटीन से उसको निकालें, उसको यूटिलाइज़ करें। अगर आप एक बार जॉब में हो, मतलब थोड़ा-सा मैच्योरिटी लेवल आ जाता है। आप चीज़ों को सीख जाते हो, वर्क लाइफ़ को बैलेंस करना सीख जाते हो, तो सुबह 2-3 घंटे आप टाइम निकाल सकते हो, रात में सोने से पहले 2-3-4 घंटे टाइम निकाल सकते हो। तो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा-सा चीज़ें कवर अप हो जाती है। फिर अगर बात करें एक क्वेश्चन है कि यदि आपको फिर से सीजीपीएससी देने का मौका मिले तो आप करना चाहोगे या नहीं? हर कोई उत्कृष्टता की ओर जाना चाहता है, जैसे डीएसपी का पद वरीयता क्रम में लगभग डिप्टी कलेक्टर के समान है। लेकिन फिर भी उसको ऊपर रखा जाता है क्योंकि वो सामान्य प्रशासन विभाग में आता है, तो हर कोई बेहतर से बेहतर चाहता है। ज़रूर मैं, हो सकता है भरूँ, अभी तक तो मैं नहीं भरा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं भरूँ। मेरी सीजीपीएससी की में गलतियाँ क्या रही हैं? तो अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारी गलतियाँ रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर गलतियाँ नहीं होती तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उन गलतियों पे कितना रिवाइज़ करते हैं, कितना सही तरीके से करते हैं, सुधार कितना करते हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मेरी गलती सबसे पहले ये थी कि कोविड के टाइम में मैं स्टार्टिंग में पढ़ा, फिर जैसे ही कोविड लगा तो मैं बहुत लंबे समय तक पढ़ाई से थोड़ा-सा दूर हो गया था। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए था, मेरे को कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए थी, थोड़ा-सा धैर्य रखना चाहिए था। मैं शुरू में उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स फ़ॉलो नहीं करता था, तो स्टैंडर्ड बुक्स फ़ॉलो करनी चाहिए। जैसे आप किसी भी स्टेट पीसीएस में लेके चले जाओ, लेकिन आपको इंडिया लेवल पे अगर कोई भी सब्जेक्ट कवर करना है, तो इंडिया लेवल पे जितने बुक्स हैं, उनको थोड़ा देखना चाहिए। दृष्टि पब्लिकेशन का अच्छा है, एनसीईआरटी सर महेश बंडवाल का बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर हो सके तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ सकते हैं, 6th to 12th जो भी, उसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ
सीजीपीएससी के लिए गवर्नमेंट की कौन सी वेबसाइट यूज़फुल है? तो गवर्नमेंट में जो डीपीआर छत्तीसगढ़ है, वो आप देख सकते हो। इसके अलावा जो लोकल पब्लिकेशन उनकी जो बुक्स आती हैं या फिर जो भी उनके पब्लिकेशंस आते हैं, जैसे जनमन है, इसके अलावा गोठ बात है। ये सारे पब्लिकेशंस को देख सकते हो। आप सीएमओ का जो वेबसाइट है, उसमें जा सकते हो। हर विभाग का अपना-अपना वेबसाइट होता है। उनके वेबसाइट के जो प्रकाशन होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, उनको आपको देखना चाहिए। अगर सिलेबस समझ में नहीं आता, सबसे पहले तो आपको जो नोटिफ़िकेशन में जितना भी सिलेबस दिया हुआ है, उसको थोड़ा-सा बारीकी से देखना चाहिए। अगर आप प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में क्या रहता है कि केवल एक ही डायरेक्शन में सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। लेकिन जो मेंस का सिलेबस है, वो डिटेल्ड सिलेबस होता है। तो आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने के दौरान भी मेंस के डिटेल्ड सिलेबस को आप देखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिवीजन स्टार्ट करने की बात रही, तो रिवीजन कुछ अलग नहीं होता है। आप जो पढ़ चुके हैं उसी को ही बार-बार रिवाइज़ करते रहो। टाइम में जैसे अगर मैं हिस्ट्री को पढ़ूँ, अगर मैं जो मेरा शेड्यूल रहता था, मैं उसको अगर बात करता हूँ, तो मैं सुबह अगर 8 से 9 हिस्ट्री पढ़ता था, तो हमेशा मैं 8 से 9 हिस्ट्री ही पढ़ूँगा। फिर जैसे ही एक बार कंप्लीट हो जाएगा, तो उस साइकिल के बाद फिर से जैसे कंप्लीट हुआ, फिर से मैं उसी टाइम पे हिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगा। तो इससे मेरा एक रोटेशन चलता रहेगा और वो कंप्लीट होता रहेगा। फिर नोट्स की बात करें, तो नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टैंडर्ड बुक्स में सीजीपीएससी में इंडियन एंड सीजी एक बार रिपीट कर दीजिएगा। जी, जी, बिल्कुल। अगर मैं नोट्स की बात करूँ, तो नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट से आप नोट्स नहीं बना सकते। जैसे मेरे को लगता है कि हिस्ट्री उतना ज़्यादा मेरे को यूज़फुल नहीं लगता है। हालाँकि कुछ-कुछ की पॉइंट्स मेंस के लिए रखने चाहिए, लेकिन जो भी हिस्से सेकंड हाफ में एग्ज़ाम के होते हैं, जैसे पेपर 4 है, पेपर 6 है, उसके नोट्स डेफ़िनेटली उसके नोट्स होने ही चाहिए। एक क्वेश्चन है कि अगर आँखों में चश्मा लगाया है तो डीएसपी बन पाएँगे नहीं? बिल्कुल बन सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स भी होते हैं, लेकिन लो विज़न नहीं होना चाहिए। पाएँगे क्योंकि ठीक है, अगर आँखों में हाँ, यही क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, उससे बहुत सारे एसआई उसके एग्ज़ाम्पल भी रहे हैं। सुमन जायसवाल मैम अभी हैं, उनको भी लगा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आस्था शर्मा मैम हैं, उनको लगा है। सॉरी अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँगा तो। हालाँकि बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है उससे। फिर एक क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड बुक में सीजीपीएससी में इंडियन एंड सीजी एक बार रिपीट कर देंगे। स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे मैं इंडिया में पर्सनली फॉलो करता था दृष्टि आईएएस की किताब, साथ ही साथ कुछ मैं महेश बर्णवाल की भी किताबें पढ़ा हूँ। इसके अलावा जैसे मैं पेरियार-वेरियार पढ़ते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत एक बार देखना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए उतना ज़्यादा लक्ष्मीकांत इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि सिलेबस मेंस का थोड़ा-सा कम है, उसका नंबर भी कम हो जाता है। अ ज़्यादा बेहतर होता है कि आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको पढ़ें। अगर किसी कोचिंग का नोट्स आप रखे हैं, तो कोचिंग के नोट्स के साथ उसको कंपाइल करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक टीचर हो सकता है बेस्ट अपना ही देता है, लेकिन हो सकता है कुछ-कुछ चीज़ें उससे छूट जाती हैं, इसलिए उसको थोड़ा-सा देखना चाहिए। नोट्स एकदम शॉर्ट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नोट्स मत हो। अगर डिटेल नोट्स होगा तो थोड़ा-सा दिक्कत ये होगा कि आप रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे। वैल्यूएशन में आपके जो पेपर होते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स को आप लीजिए, उसके अलावा साथ-साथ में उसमें मल्टी डायमेंशनल में उसको खोल के देखिए, सोशियो इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट क्या है या रिलिजनल एस्पेक्ट क्या है। आप डायग्राम मेंशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। फिर जो है एनसीईआरटी का कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे सीजीपीएससी की तैयारी में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। आप अगर किसी-किसी साल के प्रीलिम्स के पेपर को उठा के देखोगे प्रीलिम्स का, तो ज्योग्राफी में सीधे-सीधे एनसीईआरटी के कुछ-कुछ टॉपिक्स को उठा के रख दिया गया है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ, एक साल मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, एरिडो सॉइल, अल्फी सॉइल, अल्टी सॉइल, ये एग्ज़ैक्ट हूबहू कॉपी करके वहाँ पे रख दिया गया था। एनसीईआरटी न्यू पढ़ें या ओल्ड पढ़ें, आप किसी भी एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने वाले में भी कुछ-कुछ चीज़ें ही आमूल-चूल परिवर्तन होता है, तो हर बार आप नई किताबें नहीं खरीद सकते और नहीं खरीदना भी चाहिए। जो पुरानी किताबें हैं, उसमें नई किताबों की चीज़ों को थोड़ा-सा ऐड कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन है, सीजीपीएससी की तैयारी शुरुआत कैसे और कब करें? इसका अपना-अपना तरीका होता है। जैसे मैंने मास्टर्स के बाद तैयारी शुरू की थी, थोड़ा-सा मुझे लगा कि और थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। कुछ लोग ग्रेजुएशन में ही करते हैं, उसका भी तैयारी करना चाहिए। सर शुरू से ही प्री मेंस की तैयारी करना चाहिए या प्री का अलग से करना चाहिए? अगर दोनों एक साथ, प्रीलिम्स और मेंस कोई अलग चीज़ें नहीं है। प्रीलिम्स भी वही है, मेंस भी वही है। लगभग 70 टू 80% प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस सेम होता है। तो आप मेंस की तैयारी
स्टार्ट पहले कर सकते हैं। मेंस और प्रीलिम्स के कॉमन सब्जेक्ट्स को आप ज़्यादा पढ़ो। मेंस के जो अलग सब्जेक्ट है आप थोड़ा-सा उसको बाद में, जैसे ही मेजर सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं तो फिर बाद में आप मेंस के जो डेडिकेटेड सब्जेक्ट है, जैसे फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, पेपर 7 का जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, आप थोड़ा-सा उसको बाद में शुरू करो। तो मेंस की अलग से कोई तैयारी नहीं होती है, और वैसे भी प्रीलिम्स केवल क्वालीफाइंग होता है। आपको जो नंबर मिलता है वो मेंस से मिलता है। तो दोनों आप एक साथ पैरेलली लेके चलो। छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट वाइज़ दोनों को एक साथ लेकर के चल सकते हो। एक क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स कितने साल का पढ़ना चाहिए? 1 से 2 साल का करंट मोर देन इनफ होता है। आप करंट अफेयर्स में अगर न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ पाते हो तो कोई बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पीएससी में न्यूज़पेपर का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं होता है। अगर 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में है तो हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन न्यूज़पेपर से पूछे, हो सकता है 15 से 20 क्वेश्चन भी पूछे। तो आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ पाते हो बहुत अच्छी बात है। मेरी थोड़ी खराब आदत थी कि मैं नहीं पढ़ पाता था। आप किसी भी लोकल पब्लिकेशन की बुक उठा लो, चाहे बीके नायक हो, चाहे आपका अर्जुना हो, या फिर युवाचार समाचार हो, आप किसी भी लोकल पब्लिकेशन को उठाओगे, मोस्टली लगभग चीज़ें सेम होती हैं। थोड़ा-सा डिटेल देखना चाहिए, पहली बार में आप जब देख रहे हो थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ो, अगली बार देखोगे तो थोड़ा-सा स्किप भी चीज़ों को कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर फॉलो नहीं करता था, फिर भी दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, इसके अलावा हरिभूमि, छत्तीसगढ़ का जो लोकल है, पत्रिका, ये सब न्यूज़पेपर आप किसी भी एक को लो, ज़रूरी नहीं है कि सारे को। अ न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका होता है कम से कम सरसरी निगाह से चीज़ों को देख लेना। जैसे कोई नई नियुक्ति हुई है, तो उसको थोड़ा-सा देख लो। कुछ फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं, उनको थोड़ा-सा देख लो न्यूज़पेपर वगैरह में। लास्ट का जो हिस्सा होता है, जैसे कुछ खेल वगैरह से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें कुछ-कुछ हाइलाइट चीज़ें हैं, उनको देख सकते हो। मैं अर्जुना का फ़ॉलो करता था थोड़ा-सा, इसके अलावा साथ-साथ में बीके नायक भी फ़ॉलो करता था। कोचिंग इम्पोर्टेंस रखता है यदि आपका पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता है। एक क्वेश्चन है कि सीजीपीएससी में कोचिंग कितनी इम्पोर्टेंट है। कोचिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे कोचिंग से एक आधार मिलता है कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। आपको थोड़ा-सा उतना समय नहीं लगता है। जैसे आपके पास समय कम है और चाहते हैं कि जल्दी चीज़ें कवर हो जाएँ, तो वहाँ पे कोचिंग हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो कोचिंग नहीं कर सकता है, वो सीजीपीएससी निकाल नहीं सकता या कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकता। वहाँ पे थोड़ा-सा फिर आपको मेहनत थोड़ा-सा दोगुना करना पड़ेगा। रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर वहाँ पे आप 1, 2, 4 लोगों का ग्रुप बना सकते हो। ग्रुप के साथ-साथ आप तैयारी कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप ग्रुप डिस्कशन ही कर रहे हो। आप 4 से 5 घंटे, 6 घंटे खुद से पढ़िए। लास्ट का 1 घंटा, आधा घंटा आप बिल्कुल एक-दूसरे के साथ टाइम बिताइए, उसको दीजिए। तो उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कोचिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन एकदम ऐसा नहीं कि कोचिंग ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो करो, अगर पॉसिबल है तो, फैमिली साइड से इश्यू नहीं है तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। एक क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज कितना इम्पोर्टेंट रखता है, कब जॉइन करें? टेस्ट सीरीज एक आपका तैयारी बताता है कि कहाँ, टेस्ट सीरीज से ये पता चलता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। जैसे अगर टेस्ट सीरीज दिए, तो उससे ये पता चलेगा कि मेरा हिस्ट्री हो चुका है, हिस्ट्री का ये पोर्शन बचा हुआ है। ज्योग्राफी हो चुका है, ज्योग्राफी का ये पोर्शन बचा हुआ है। तो टेस्ट सीरीज उतना दीजिए। मैं थोड़ा ये फॉलो करता था, मैं टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज पे बिलीव नहीं करता हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि टेस्ट सीरीज को थोड़ा-सा कम समय दे करके मैं बाकी चीज़ों को थोड़ा-सा ज़्यादा समय दूँ। मतलब एक हाफ़ मैं टेस्ट सीरीज का पढ़ता था, सेकंड हाफ़ में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता था। तो इससे क्या होता है, जैसे कभी-कभी टेस्ट सीरीज में आप बहुत ज़्यादा मेहनत किए हो, लेकिन पढ़ नहीं पाए हो, तो आपको थोड़ा-सा बुरा लग रहा है कि मेरा नंबर कम आ रहा है। तो टेस्ट सीरीज को केवल उतना ही समय दीजिए, जितना आप उसको सह सकें। टेस्ट सीरीज में अगर नंबर कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा हम एफर्ट नहीं लगा पा रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चल जाएगा। एक क्वेश्चन था, एक पीएससी, यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले स्टेट पीएससी के लिए अलग से पढ़ना होता है क्या? पीएससी और यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में रटने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। रटने कहने का मतलब फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं। छत्तीसगढ़ 90% फैक्चुअल है। आप छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री को ले लो, ये केवल नाम ही नाम है। छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को ले लो, वहाँ पे भी केवल जैसे कोई क्षेत्र है, खनिज का क्षेत्र है, तो केवल उसमें हम लोग को नाम याद रखना पड़ेगा। जनजाति में भी वैसे बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल है। जबकि यूपीएससी फैक्चुअल के साथ-साथ मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। आपको एनालिसिस करने के लिए चीज़ें पूछी जाती हैं, आपको सिंथेसाइज़ करना है, तो वो अलग हो जाता है तुलनात्मक रूप से
अलग हो जाता है, तो इसीलिए फैक्चुअल के साथ-साथ चीज़ें मल्टी डायमेंशनल भी हैं। एक बार बुक लिस्ट की बात करते हैं, तो जैसे जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में मोस्टली हम लोग विनय कुमार पाठक पढ़ते हैं। विनय कुमार पाठक के साथ-साथ आप लूसेंट देख सकते हो, स्पीडी का बुक अच्छा होता है इंग्लिश के लिए। ऐसे के लिए आप अलग से तैयारी मत कीजिए, जो भी ज्वलंत मुद्दे रहते हैं, आप उसको प्रिपेयर करते रहिए, साथ में करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलिएगा। फिर जो पेपर 3 है, मैं हिस्ट्री में दृष्टि का पढ़ता था। छत्तीसगढ़ के लिए मोस्टली मैं हरिराम पटेल पढ़ा हूँ, और बाकी भी आप एल.एन. वर्मा, राम कुमार बिहार भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिज़ाइन्ड सिलेबस है, आप लोकल पब्लिकेशन को फॉलो करिए, साथ ही साथ दूसरी चीज़ों को भी थोड़ा-सा ध्यान देते रहिए। सीजीपीएससी की तैयारी के दौरान दिल्ली जाना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दिल्ली जाना। आप यहीं भी रह के कर सकते हो। सोशल मीडिया का कितना यूज़ करें? तो सोशल मीडिया आप उसी लेवल पे यूज़ करिए जितना ज़रूरत हो। अगर आप उसको हैंडल कर सकते हो, तो बिल्कुल आपको सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा-सा कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हो। दोस्ती यारी भी उतना ही रखिए जितना ज़रूरत हो। टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए? तो टाइम टेबल आपको अपने सुविधा के अकॉर्डिंग रखना चाहिए। जैसे आप 6 घंटे 7 घंटे का शेड्यूल रख रहे हो, तो बीच में अगर आपको सोना पसंद है, तो आप सोने का भी शेड्यूल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। 1 घंटा बीच में नैप ले सकते हो, बाकी चीज़ों को भी थोड़ा-सा ध्यान दे सकते हो। ऑनलाइन या ऑफ़लाइन तैयारी की बात रही, तो जैसे आप किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर ऑफ़लाइन कर रहे हो, तो ऑफ़लाइन में क्या होता है कि आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अ, अगर आप सिंसियर नहीं हो बहुत ज़्यादा अपने टाइम को लेकर के, तो बिल्कुल आपको ऑफ़लाइन करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकता हूँ सिंसियरली, तो आपको बिल्कुल ऑनलाइन भी ले सकते हो, क्योंकि एक साथ आप परचेज़ बंच में कर सकते हो पूरे सिलेबस को। तो आप 1 दिन में 1 क्लास लो या 2 क्लास लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आप ज़्यादा जल्दी सिलेबस को कवर कर लोगे। तो ये पूरा-पूरा आपके ऊपर होता है कि आप ऑनलाइन करो या ऑफ़लाइन करो। मैप समझ में नहीं आते हैं, तो क्या करें? तो मैप्स को थोड़ा-सा आप अगर इंटरेस्ट से लोगे, तो मैप्स याद होने लगेंगे, और मैप से चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाती हैं। थोड़ा-सा उसको याद रख पाना ज़्यादा ईज़ी होता है। पढ़ाई में मन कैसे लगाएँ? आप मेडिटेशन कर सकते हैं। धीरे-धीरे अगर आप एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन के बतौर पढ़ेंगे, टेस्ट सीरीज़ देते रहेंगे, या फिर अपने दोस्तों से भी पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे, कुछ चाहेंगे, गोल अगर आपका रहेगा, तो डेफ़िनेटली पढ़ाई में मन लगेगा। आप अलग से कुछ ऐसा नहीं होता है कि पढ़ाई में मन लगता है। आप ये सोच के चलिए, अगर आप इस फ़ील्ड में आए हैं, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ करना है, तभी आप इस फ़ील्ड में आए हैं। तो उसके लिए अलग से कोई ऐसा होता नहीं है कि कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, याद नहीं हो पा रहा है। याद करना चाहेंगे अच्छे वे में, तो बिल्कुल धीरे-धीरे चीज़ें याद हो जाएँगी। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? ये भी आप ही का तरीका होता है, किसी और से ये कुछ भी नहीं होता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हूँ, नहीं हूँ। आप ही के अंदर है, आप किस टाइप से डिस्ट्रैक्ट रहना चाहते हैं या डिस्ट्रैक्ट नहीं रहना चाहते हैं। ज़्यादा बेहतर होता है कि थोड़ा-सा कुछ टाइम के लिए लोगों से कट ऑफ हो जाइए, थोड़ा-सा, ऐसा नहीं है कि एकदम सीधे-सीधे कट ऑफ हो जा रहे हैं। आप सप्ताह के 5 दिन अपने पढ़ाई को समय दीजिए, 6 दिन अपने पढ़ाई को समय दीजिए, 7वें दिन बिल्कुल दोस्तों से मिलिए, थोड़ा-सा मूड फ्रेश कर लीजिए, घूमना-फिरना, ये चीज़ें होनी चाहिए। मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होकर के ना, ओवरथिंकिंग करके चीज़ों को ना लेकर के थोड़ा-सा नॉर्मल रहिए। डिमोटिवेशन हर किसी को लगता है, जब आप 1 बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार फेल होगे, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन उस दौरान वापस से आपको रिवाइज़ करना है, अपने आप को थोड़ा-सा रिकंसोल करना है, फैमिली के साथ थोड़ा-सा 1 दिन समय बिता लीजिए, थोड़ा-सा दोस्तों के साथ समय बिता लीजिए। लेकिन दुखी बस रह मत जाइएगा। दुखी होने के बाद थोड़ा-सा वापस से फिर वे एक सेम पेस में आइए और तैयारी करिए। मेरी तरफ से अगर मैं कुछ टिप्स बोलूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते रहिए, और स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करिए। अगर हो सके तो आस-पास में अगर आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हों, जो थोड़ा-सा आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, कुछ चीज़ें आपको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता है, या कोई सिलेक्टेड पर्सन है, आप उसको अपनी कॉपीज़ दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल अपनी कमियों को बिल्कुल सामने वाले से जानिए कि क्या कमियाँ हैं, क्या सुधार कर सकता हूँ। तो इससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। एक क्वेश्चन था कि जॉब के बाद भी जुड़े रहेंगे क्या? बिल्कुल, मैं जॉब के बाद भी जुड़ा रहूँगा। अगर जब भी आपको लगे, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से भी। मैं इंस्टा पे भी हूँ, इंस्टा पे भी आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और मैगज़ीन वगैरह से ही करंट अफ़ेयर्स वगैरह कंप्लीट करिए। तो मोस्टली मेरे को लग रहा है लगभग-लगभग चीज़ें जितनी क्लियर होनी चाहिए थी, उतनी हो चुकी हैं। बाकी अपने हिसाब से आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा।
थोड़ा-सा सब्जेक्टिव जैसे किसी का बहुत कमज़ोर है, एक लास्ट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा। अगर किसी का जो भी सब्जेक्ट थोड़ा-सा कमज़ोर है, उस पे थोड़ा-सा ज़्यादा समय दीजिए। जैसे किसी का हिस्ट्री कमज़ोर है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी कम से कम अगर 1 घंटा पढ़ते हैं, तो थोड़ा-सा 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा और थोड़ा समय दे दीजिए। किसी का जनरली हिंदी मीडियम के छात्रों को इंग्लिश में समस्याएँ होती हैं, तो आप रेगुलर पढ़िए। जैसे लैंग्वेज के पेपर को तो कोशिश करना चाहिए आप डेली बेसिस पर पढ़ें। आज 10 पर्यायवाची पढ़ लिए, कल 10 पर्यायवाची पढ़ लिए या एंटोनिम, सिनोनिम्स के साथ भी वही है सेम। तो अगर डेली पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें दिन ब दिन रिवाइज़ होती चली जाती हैं और एडअप भी होती रहती हैं। तो इसलिए डेली थोड़ा-सा मल्टीपल टाइम्स रिवीज़न करते रहिए, तो ऑटोमैटिकली चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो मेरे ख़्याल से इतने ही क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं अभी तक, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो ऐसा नहीं दिख रहा है। पढ़ाई के साथ-साथ कभी-कभी ओवरथिंकिंग वग़ैरह होता है, बीच-बीच में आप उसमें रेस्ट लीजिए, थोड़ा-सा घूम फिर लीजिए तो बैलेंस हो जाता है। मेडिटेशन कर सकते हैं और इसके अलावा हाउ टू इंक्रीज़ रीडिंग स्पीड। डेली 20 पेजेज़ पढ़ना थोड़ा-सा अच्छा नहीं होता है। 1 घंटे में 20 पेज अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी स्पीड है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड है आपकी। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसे था? ठीक है, प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स में वही गलत क्वेश्चंस जिससे सबसे सही हो रहे हैं तो आपसे वो गलत नहीं होने चाहिए। मेरी मिस्टेक्स मैं बता ही दिया था। बाकी अच्छे से पढ़िए, बहुत ज़्यादा आइसोलेट होना ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। एन्जॉय करके पढ़ाई को करिए। थोड़ा-सा समय दीजिए प्रॉपर, जॉब के साथ भी पढ़ाई को, अगर कोई जॉब करता है तो जॉब के साथ ही पढ़ाई को मैनेज किया जा सकता है। मेडिकल कैसे होता है सर सिलेक्शन के बाद? बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा आप एग्ज़ाम अगर देते हो जैसे सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो बहुत एकदम लिबरल ही मेडिकल होता है, बहुत ज़्यादा उसको टफ़ नहीं किया जाता है। तो नॉर्मली ही मेडिकल रहता है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको फ़ेल नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। आप इतने बड़े एग्ज़ाम को पास करके आए हो तो को समझ ये समझ के चलिए, या इंटरव्यू से रिलेटेड किसी को रहता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के दौरान परेशान करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत लिबरल होते हैं। आप अपने साइड से सारी चीज़ों को कवर रखिए और सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। मेरे ख़्याल से लगभग चीज़ें कवर हो गई हैं, तो मैं अब हो सकता है सेशन कंप्लीट हो जाए। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। अभी मेरी एक क्वेश्चन है, अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है? तो मैं एज़ अ जीएसटी इंस्पेक्टर अभी रायपुर, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ। इसके बाद धीरे से ये 3-4 महीने समय लगेंगे, अभी थोड़ा टाइम है अभी इसी सेकंड वाली जॉब में। तो 3-4 महीने के बाद शुरू में तो 2 डेढ़ से 2 साल लगभग ट्रेनिंग चलता है, उसके बाद फिर पोस्टिंग मिलती है। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और अच्छे से पढ़िए, ठीक है?